अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो हम लोगों का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, दिस इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन्स, कि बाज़-औक़ात पेरेंट और सब्सिडरी के दरमियान जो है कुछ ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल पेरेंट जो है वो सब्सिडरी से स्टॉक ख़रीदता है, या इट माइट बी अदर वे अराउंड, और फिर आगे जो है आउट ऑफ द ग्रुप जो है वो सेल आउट हो रही होती हैं चीज़ें, सही है ना। जो आपके ग्रुप्स में बाज़-औक़ात वर्टिकल इंटीग्रेशन होती है कि भाई आप एक का जो इनपुट आउटपुट होता है वो दूसरे का इनपुट होता है, और फिर जो है वो माल जो है वो बना के आउटसाइड द ग्रुप जो है सेल आउट हो रहा होता है। अच्छा सर, अब लेट्स से एक एग्जांपल कर लेते हैं। पेरेंट ने जो है एक आइटम ख़रीदा, से कोई भी गुड ख़रीदा बेचने के लिए, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है, पेरेंट जो है कोई भी आइटम ख़रीदता है, से अगर जो है मैं बोलता हूँ चेयर्स ख़रीदता है, सही है, 100 रुपीज़ में, सही है। अब तो ज़ाहिर सी बात है उस पर प्रॉफिट रख के जो है वो सब्सिडरी को बेचेगा, से 125 में जो है वो पेरेंट सब्सिडरी को बेच देता है। सर पेरेंट की स्टैंड अलोन बुक्स में जो है सर प्रॉफिट आ रहा है 25 का, सही है। अब सर ये जो पेरेंट की सेल्स हैं यही जो है सब्सिडरी की क्या बनेगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सही है, 125। और अज्यूम कर लेते हैं सब्सिडरी जो है 25 रुपये का नफ़ा रख के आगे ये बेचता है, तो सब्सिडरी की बुक्स में जो सेल आ रही है वो आ रही है लेट से 150 की। तो सर सब्सिडरी को प्रॉफिट हुआ है 25 का। अब सर मैं अगर आपसे पूछूं कि सर मुझे बताओ ग्रुप लेवल पर अगर मैं बात करूं, तो इन्वेस्टमेंट कितने की हुई, यानी पैसे कितने के लगे सर, 100 रुपये के लगे, पैसे लगे 100 रुपये, इस स्टॉक के अंदर 100 रुपये लगे ग्रुप लेवल पर। और सर फ़ायदा कितने का हो रहा है, सर फ़ायदा हो रहा है आपको 150 का। यानी अगर मैं ग्रुप लेवल पर बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि 150 रुपये का जो है ये अगर मैं नॉक ऑफ कर दूं एक दूसरे से, तो 150 रुपये की अगर सेल हुई है तो सर ग्रुप लेवल पर 100 रुपये लगे हैं, तो नेट बेसिस पर फ़ायदा हुआ है 50 का। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि भाई देखो ये तो सही है, इसमें कोई हरज वाली बात नहीं है, क्योंकि ग्रुप ने वाकई 50 रुपये कमाए। आप ऐसे समझ लो ये पेरेंट है एक हाथ, ये सब्सिडरी जो है ये आपका दूसरा हाथ है। इस पेरेंट ने जो है 25 रुपये का नफ़ा रख के सब्सिडरी को बेचा, सही, और सब्सिडरी ने आके जो है इसको 25 रुपये और नफ़ा रख के बेच दिया। तो ओवरऑल बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो ग्रुप को 50 रुपये का ही फ़ायदा हुआ है। 100 रुपये लगाए ग्रुप ने, इस हाथ ने 100 रुपये लगाए, और अल्टीमेटली जो इसको मिल रहे हैं वो 150 रुपये मिल रहे हैं। इसमें कोई हरज वाली बात नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है। मसला क्या बात है, अब सुनना सर। लेट से यही सिनेरियो रखते हैं, पेरेंट ने जो है 100 रुपये का कोई आइटम ख़रीदा, लेट से चेयर ख़रीदी, 25 रुपये का नफ़ा रख के 125 रुपये में जो है सब्सिडरी को बेचा, प्रॉफिट आ रहा है 25 का। बहुत गौर से सुनना, ये बहुत अहम चीज़ है। अब सर जब पेरेंट ने सब्सिडरी को बेचा 125 रुपये में, तो सब्सिडरी आगे इसको बेच नहीं पाया है अभी, और ईयर एंड आ गया है। तो जल्दी से बताएं सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कितना आएगा, सब्सिडरी के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कितना आएगा? सर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि भाई बिका ही नहीं है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में उस वक्त आता है जब आपका यूनिट जो है वो बिकाओ। तो सर ये आपका स्टॉक में आ जाएगा सब्सिडरी की बुक्स में, स्टैंड अलोन बुक्स में 125 रुपये का, क्योंकि कोई सेल हुआ ही नहीं। अज्यूम कर रहा हूँ एक यूनिट पे कंपनी ऑपरेट कर रही है, सेल्स भी आपकी ज़ीरो है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी ज़ीरो है, प्रॉफिट भी ज़ीरो है। अब सर एक बात अगर तुम नोट करो, ग्रुप लेवल पर बात कर रहा हूँ, स्टैंड अलोन लेवल पर बात नहीं कर रहा, ग्रुप लेवल पर अगर मैं बात करूँ, सही है ना। तो सर आपको पता है कि ग्रुप लेवल पर ग्रुप को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। ये तो ऐसे ही हो गया कि एक हाथ ने जो है दूसरे हाथ को जो है, मेरे पास ये मोबाइल था, सही है, मैंने ख़रीदा 100 रुपये का, मैं बोलता हूँ भाई ये दूसरे हाथ में आ गया 150, वो 50 रुपये का फ़ायदा रख के, तो ये 150 का हो गया। तो सर इसके ऊपर एक लतीफ़ा भी है ना, कि जो है क्या कहते हैं, ऑल दो मैं खुद भी मेमन हूँ, बट नॉर्मली मेमन्स वगैरह बिज़नेस से इनका ताल्लुक़ होता है, तो मैं जो है तुम्हें बता देता हूँ। किसी मेमन के पास कोई जो है बंदा लेट से मोबाइल ख़रीदने के लिए आया, तो मेमन ने कसम खा के बोला कि हाँ भाई ये मोबाइल, यानी उसने बोला कि भाई मोबाइल जो है मुझे दे दो। मेमन ने बोला सही है भाई, 6000 रुपये में जो है वो आप ले लो मोबाइल। तो जो है क्या कहते हैं, वो साहब जो थे वो मोबाइल लेके चले गए। तो वो साहब ने पहले उनसे बार्गेनिंग की मेमन से कि भाई आप जो है ये मोबाइल इतना महंगा दे रहे हो। तो मेमन बोलता है अल्लाह की कसम मुझे ये 5500 का पड़ा है। तो उसका दोस्त भी मेमन का बराबर में बैठा हुआ था। तो जब वो बायर साहब चले गए 6000 रुपये का मोबाइल लेके, क्योंकि कसम खाई उसने, तो दोस्त ने बोला यार तूने झूठी कसम खा ली। मेमन ने बोला देख नहीं देख, मैंने झूठी कसम नहीं खाई है। तो दोस्त ने बोला वो कैसे? बोला भाई देख ये मोबाइल मैंने ख़रीदा 1000 में, मैंने अपनी अम्मा को ये मोबाइल दिया भाई कि भाई 2000 रुपये में, फिर मेरी अम्मा ने मेरे भाई को बेचा वापस 3000 में, फिर मेरे भाई ने मेरे अब्बा को बेचा 4000 में, और अब्बा ने मुझे 5500 में बेच दिया। सही है, तो 5500 का पड़ा है।
तो सर अलगर्ज बताने का मकसद ये है कि वो सारे एक ग्रुप का ही हिस्सा थे, ठीक है। तो सर बताने का मकसद आपको इधर यहां है कि सर ये ऐसे तो अगर आप विद इन अ ग्रुप ही ट्रांजैक्शन करते रहोगे और बाहर नहीं बिकेगा तो आपकी तो ओवर वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली होती रहेगी उस आइटम की। यानी मैं 50 अपनी सब्सिडीज में घुमा दूं और मैं बोलूं ये 100 रुपए की चीज जो है वो 1 लाख की हो गई है। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो यार आइडियली नॉर्मली यूजुअली ये जो तुम्हारा 125 की जो पेरेंट ने सब्सिडी को सेल की है ना, चूंकि ये 25 रुपया अभी तक आउट ऑफ ग्रुप रियलाइज नहीं हुआ है तो इस 25 रुपये को तुम एलिमिनेट करो। तुम्हारी ये जो इन्वेंट्री है ये ओवर स्टेट हुई हुई है, ये तुम्हारी इन्वेंट्री ओवर स्टेट हुई हुई है। ऐसा ही है कि एक हाथ में तुम्हारा आइटम था 100 रुपए का, सही है, तुमने दूसरे हाथ को बेचा 25 रुपए का नफा रखे, तुमने बोला ये आइटम हो गया 125 का। सर ये 25 रुपए का जो प्रॉफिट है ये अभी तक रियलाइज नहीं हुआ, ये अभी आउट ऑफ ग्रुप बेचा नहीं है, सही है ना। इस स्टॉक के अंदर पार्क हुआ है ये 25 रुपया, जिसको कुछ ऑथर्स या कुछ टीचर्स अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के नाम से भी जो है वो बताते हैं कि भाई जो भी आपका इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस के अंदर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का जो भी एलिमेंट है उसे स्टॉक में से एलिमिनेट करो। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि सर वो जो प्रॉफिट है अभी तक रियलाइज नहीं हुआ आउट ऑफ ग्रुप, अभी वो आइटम बिका नहीं है, तो विद इन ग्रुप ही आपका प्रॉफिट पड़ा हुआ है, तो आइडियली वो कोई प्रॉफिट है ही नहीं आपका। तो सर अब सवाल ये पैदा होता है कि सर इस 25 रुपए को जो है हम किस तरीके से एलिमिनेट करें ग्रुप फाइनेंशियल्स बनाते हुए। तो सर याद रखो याद रखो याद रखो, जो भी सेलर है ना उसका प्रॉफिट रिवर्स होगा और जो भी बायर है उसकी इन्वेंट्री रिवर्स होगी। मुझे बताओ स्टैंड अलोन बेसिस पे हो क्या रहा होगा, प्रॉफिट किसकी बुक्स में आ रहा होगा, पेरेंट की बुक्स में। तो ये मैंने केस भी बना दिया, इफ पेरेंट इज सेलर तो ऑटोमेटिकली बायर आपका कौन सा हो गया, सब्सिडरी हो गया। अगर पेरेंट सेलर है तो प्रॉफिट किसकी बुक्स में आ रहा होगा, पेरेंट की बुक्स में। और जल्दी से बताओ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हुए जो हमारा प्रॉफिट है या लॉस है वो किस आइटम से रिप्रेजेंट होता है, ग्रुप रिजर्व से। तो सर पेरेंट की बुक्स जो हैं उसके अंदर प्रॉफिट रिवर्स करने के लिए आप ग्रुप रिजर्व्स जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स बनाते हैं तो आप ग्रुप रिजर्व्स जो है दिखाते हो ना, जिसकी वर्किंग डिटेल में हमने देखी। तो ग्रुप रिजर्व्स को आप डेबिट करेंगे सर कितने से, सर 25 रुपये से। और सर क्रेडिट किसको करेंगे, सर जिसकी बुक्स में इन्वेंट्री आ रही है। सर इन्वेंट्री आ रही है सब्सिडरी की बुक्स में 25 से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी है। इससे होगा क्या, इससे होगा क्या कि सर जब आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली 25 रुपये से प्रॉफिट कम हो जाएगा पेरेंट का जो ग्रुप जो पेरेंट की रिटेन अर्निंग में आ रहा होगा, और ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री जो है वो आपकी 25 रुपये से कम हो जाएगी, तो वही 100 रुपये पर आप आके खड़े हो जाएंगे। अच्छा सर अगर तो सब्सिडरी सेलर है तो होगा क्या, सब्सिडरी सेलर है तो सर पेरेंट होगा आपका बायर। तो सर सबसे पहले जो है पेरेंट की बुक्स की जो 25 की इन्वेंट्री आ रही होगी वो रिवर्स करेंगे। मैं इधर लिख भी देता हूँ कि सर ये इन्वेंट्री कौन सी वाली है, भाई ये जो पेरेंट की आ रही है, सही है ना। सर डेबिट क्या होगा, सर अब आपको पता है कि सब्सिडरी के सर सब्सिडरी का प्रॉफिट डेबिट करें, मगर आपको पता है जो सब्सिडरी का प्रॉफिट होता है उसके 2 हिस्सेदार होते हैं, इसके 2 हिस्सेदार होते हैं, एक पेरेंट हिस्सेदार होता है और एक एनसीआई हिस्सेदार होता है। आपको पता है जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होता है वो पेरेंट में और एनसीआई इन दोनों में जो है वो एलोकेट होता है। तो सर आप क्या करेंगे, ग्रुप रिजर्व्स को डेबिट करेंगे पेरेंट के शेयर से और एनसीआई को डेबिट करेंगे जो भी आपके एनसीआई का शेयर है उससे। अभी कर भी लेते हैं, अज्यूम कर रहा हूँ पेरेंट की होल्डिंग 80% है, तो सर ग्रुप रिजर्व्स कितने से होंगे, 25 का 80% बताते हैं सर कितना है, 25 का 80% बताते हैं कितना है, और एनसीआई कितना है 25 का 20%। थैंक यू सर। एनसीआई जो है वो 20 से हो गया और ग्रुप रिजर्व आई एम सॉरी एनसीआई आपका 5 से हो गया और ग्रुप रिजर्व जो है आपका 20 से हो गया। अच्छा इसको एक आसान सी चीज़ बता देता हूँ मैं, इसको एक आसान सी चीज़ बता देता हूँ। ग्रुप रिजर्व्स और एनसीआई में अलग अलग करने की बजाय सर आप एक वर्किंग बनाते हैं ना, नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन डेट और एट रिपोर्टिंग डेट। तो आप पता है क्या करें, क्योंकि आपको पता है ग्रुप रिजर्व्स और एनसीआई जो है वो नेट एसेट से ही आपके एक तरीके से सब्सिडरी के कैलकुलेट कर रहे होते हैं जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होता है। तो सर आप चाहें तो आप ग्रुप रिजर्व्स और एनसीआई को डेबिट करने की बजाय आप ये वाली एंट्री भी कर सकते हैं, और नेट एसेट्स सब्सिडरी के आप डेबिट कर दें, सही है, और इन्वेंट्री जो है पेरेंट की बुक्स में आप क्रेडिट कर दें। नेट एसेट्स को आप एक तरीके से, जब मैं नेट एसेट्स की बात कर रहा हूँ इसका मतलब है मैं इक्विटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है सर।
अब सर होगा क्या, ये फ्रॉम वर्किंग पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूं। अब आपको पता है सर नेट एसेट जो है, जो एक्विजिशन डेट और रिपोर्टिंग डेट जो है, उन दोनों का डिफरेंस लेके आप पेरेंट और एनसीआई में एलोकेट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जब आप नेट एसेट्स को कम करेंगे ना 25 से, तो जो आपका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एलोकेट होगा वो रिड्यूस्ड अमाउंट से होगा। तो ऑटोमेटिकली आपका जो रेशो है, जाहिर सी बात है आप रेट 80 और 20% का लगाते हो, तो जब नेट एसेट्स कम हो जाएंगे तो उसी कम रेशो से एलोकेशन होगी। तो सर कुछ टीचर्स यही वजह है कि बोलते हैं कि भाई ग्रुप रिजर्व्स और एनसीआई डेबिट करने की बजाय आप नेट एसेट सब्सिडरी के डेबिट कर दो, तो ऑटोमेटिकली एलोकेशन कम सही होगी। तो सर कौन सा तरीका सही है? सर दोनों तरीके सही हैं। लॉजिक पीछे क्या चल रही है कि सर सब्सिडरी जो है, जो सब्सिडरी का प्रॉफिट है उसके दो हिस्सेदार हैं, एक ग्रुप रिजर्व्स, एक पेरेंट और एक एनसीआई। तो सर नेट एसेट्स को क्यों डेबिट करते हैं? सर नेट एसेट्स को क्यों डेबिट करते हैं? क्योंकि सर जो सब्सिडरी के नेट एसेट्स हैं वो एलोकेट पेरेंट और सब्सिडरी में ही होने, तो जब आप नेट एसेट्स में कम कर रहे हो मतलब रिटेन अर्निंग में कम कर रहे हो सब्सिडरी की, और रिटेन अर्निंग दो हिस्सों में एलोकेट होनी है। तो सर दोनों तरीके सही है। लॉजिक आई एम श्योर आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि सर ग्रुप रिजर्व और एनसीआई को आप डेबिट क्यों करते हो जब सब्सिडरी सेलर होता है। तो सर आई होप आपको जो है क्या कहते हैं इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन्स में अगर जो है आपका स्टॉक या मर्चेंडाइजिंग की ट्रेडिंग हो रही है तो हाउ यू आर गोना ट्रीट दैट।